हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AR कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 3 का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और जो अपन ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था और भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाया था, और ये तीसरा वाला टॉपिक छूट गया था जो कि मैं इसे आज कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ आधा आज कंप्लीट करवाऊंगा और कुछ इसके बाद कल करवाऊंगा। तो देखते हैं, आज अध्याय 3 का टॉपिक है अपना भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। क्या है? भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। भूमंडलीयकृत या वैश्वीकरण, भूमंडलीयकृत, वैश्वीकरण, भूमंडलीयकरण ये एक ही बात होती है। तो ये रहा अपना इसका परिचय। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण बोल सकते हैं अपन, या भूमंडलीकृत या भूमंडलीयकरण। इन तीनों में से कुछ भी बोलें तो बात एक ही रहेगी, एक ही होती है। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीयकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। क्या है इसका मतलब? जैसे एक देश दूसरा देश, एक देश से दूसरे देशों की और पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था एकत्रित होकर एक साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक दूसरे से एक साथ होती है उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीयकृत कहते हैं या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। इसी वैश्वीकरण में ये 3 स्टेप हैं, तो पढ़ते हैं हम। पहला वाला स्टेप क्या है इसका? इससे भी पहले सिल्क रूट से भी सामानों और लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना लगा रहता था। यानी कि जो यहाँ सिल्क रूट है, सिल्क रूट, इस रूट से, रूट में सड़क, रोड, इस रूट से सामानों को एक देश से दूसरे देश में जो व्यापारी लोग थे, बिजनेस वाले लोग थे, तो इसी सिल्क रूट से एक देश से दूसरे देश में ले जाते थे, ले आते थे, और लोगों का भी आना जाना लगा रहता था। इसका दूसरा स्टेप है 10वीं शताब्दी का। काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत का सबसे बड़ा, सबसे धनी देश एशिया व्यापार में उन्हीं का दबदबा था। यानी कि जब 10वीं शताब्दी के समय की बात है, 10वीं शताब्दी के टाइम काफी समय बीतने के बाद, यानी कितना समय बीतने के बाद भी चीन और भारत का जो सबसे धनी देश है एशिया, कौन सा? एशिया, व्यापार में उन्हीं का दबदबा। यानी कि चीन में और भारत में एशिया देश के लोग बागों का दबदबा चलता था, क्योंकि उन्हीं के बड़े बड़े व्यापार चलते थे, तो उन्हीं का पैसा उनके पास था उस समय ज़्यादा, और उन्हीं का दबदबा चलता था। अगला स्टेप है तीसरा। अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। पहले एशिया, अब भारत, चीन और एशिया के बाद सबसे बड़ा व्यापार में केंद्र किस देश का बन गया? यूरोप का। फिर इसके बाद यूरोप का जो सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था वो यूरोप का बन गया। ठीक है, तो अपने भूमंडलीयकृत या वैश्वीकरण का परिभाषा यानी कि उसका अर्थ पढ़ लिया और उसके ये 3 स्टेप पढ़ लिए। अब अपन आगे देखते हैं इसका अगला, इसी का छोटा सा स्टेप है रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। रेशम मार्ग और सिल्क मार्ग एक ही मार्ग होता है, उसी से अपन रेशम मार्ग बोलते हैं और उसी से सिल्क मार्ग बोलते हैं। रेशम मार्ग के 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। पहला स्टेप है जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते थे और एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के कई क्षेत्रों में भी जुड़े थे। जो मार्ग थे रेशम मार्ग के, एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के मार्ग थे, तो इन मार्गों से रेशम का व्यापार ले आने का, ले जाने का, एक जगह से एक देश से दूसरे देश में आना जाना होता था। यानी कि कहने का बात यह है कि इन मार्गों में
इस मार्ग से सबसे ज़्यादा रेशम का व्यापार होता था, यानी कि पहले और कोई सी चीज़ का व्यापार नहीं होता था, रेशम का होता था। इसीलिए तो इस मार्ग से रेशम मार्ग का, इस मार्ग को रेशम मार्ग नाम दिया गया। अगला स्टेप है, इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। यानी कि जो ये वाली मार्ग था, इस मार्ग से पहले जो बौद्ध धर्म के उपनिदेशक रहते थे, जो सबसे ऊपर वाले जो बौद्ध धर्म को उपदेश देते हैं, ठीक है, वो उपनिदेशक रहते थे। बौद्ध धर्म के लोग बाग भी उनके उपनिदेशक रहते थे। ये लोग भी वहाँ से अपना बौद्ध धर्म फैलाने के लिए, तो बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति जुड़ना चाहता जुड़ जाए, तो इस मार्ग से आना जाना लगा रहता था, यानी कि इनकी भी यात्राएं होती रहती थी। और ईसाई धर्म के जो ईसाई मिशनरियों थे, वे लोग भी इस मार्ग से आते जाते रहते थे, एक देश से दूसरे देश, मतलब अपना ईसाई धर्म में जोड़ने के खातिर। और मुसलमान धर्म यानी कि मुस्लिम उपदेशकों को भी आना जाना इस रास्ता से लगा रहता था। अगला स्टेप है अपना तीसरा, इन्हीं रास्तों से भारतीय मसाला, सोना, चांदी एवं अन्य वस्तुओं का आवागमन होता था। यानी कि जो रास्ते थे, इन्हीं रास्तों से अपन मतलब इस समय तो अन्य चीज़ों का व्यापार होने लगा। उस समय पहले क्या का व्यापार होता था? रेशम का, मगर धीरे धीरे रेशम के बाद फिर मसाले का व्यापार भी हुआ और सोने चांदी का। यानी कि भारत से जो मसाले का व्यापार एक से अनेक देश में भेजते थे और सोना चांदी इस देश से उसमें ले जाते थे। इसी रास्ते से इन चीज़ों का भी व्यापार हुआ। अगला अब पढ़ते हैं अपन चौथा वाला स्टेप। चौथा वाला स्टेप में क्या है? 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नवकियों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। यानी कि जो यूरोप के नवकिए नए युवक थे, उन युवकों ने, जो यूरोप के नए युवक थे, उन युवकों ने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा रास्ता खोजा जाए एशिया और अमेरिका तक पहुंचने का। ना ही अपन को किसी जंगल से जाना पड़े, ना ही किसी रोड सड़क से जाना पड़े, झाड़ियों से, पहाड़ियों से, कहीं से नहीं। उन लोगों ने ऐसा रास्ता खोजा जो समुद्र से एशिया और अमेरिका तक पहुंच सकें। जैसे मान ली जाए यहाँ ये यूरोप है, यहाँ यूरोप के व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति जो, और यहाँ समुद्र है, और यहाँ एशिया, अमेरिका, इस प्रकार के देश हैं। तो जो यूरोप के नए वर्ग के व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों ने ऐसा मार्ग सोचा जो समुद्र से ही आना जाना करते थे। समुद्र से ही एशिया में जा सकते हैं और समुद्र के रास्ते से ही अमेरिका जा सकते हैं। इस प्रकार से ये नया रास्ते की खोज 16वीं शताब्दी में यूरोप के नवकियों ने की थी। ठीक है, ये अपना चौथा वाला स्टेप भी खत्म होता है। और इसके आगे का चैप्टर है जो इसी का भूमंडलीय चरक का जो अगला टॉपिक है, वो अभी आज की वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए वो कल की वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस प्रकार के नए टॉपिक की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।